माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सो स्टडीज काफ़ी ज़ोरदार चल रही हैं आप लोगों की। अच्छा आप लोग कर रहे हो। मैंने जो वीडियोस या लेक्चर्स जो डाले हुए हैं अभी तक काफ़ी सारे उसमें कमेंट्स आए हैं मुझे, और काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा है बच्चों को। लेकिन 11th की भी क्वेरीज आ रही हैं कि 11th की भी वीडियोस में बनाऊँ। 11th के मतलब आई थिंक 1 और 2 वीडियोस ही मैंने डाले थे स्टार्टिंग के चैप्टर्स के। तो बहुत जल्दी मैं 11th की वीडियो भी लेके आने वाली हूँ। जैसे ही 12th का मतलब लाइक ऑलमोस्ट 1-2 चैप्टर और बचा हुआ है वो कंप्लीट होता है, देन फिर मैं उसके बाद 11th की वीडियोस लेके आऊंगी। तो आप जरूर देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं, हमारा चैप्टर जो है चल रहा है, चैप्टर 8 चल रहा है 12th का केमिस्ट्री का, जिसमें हम चैप्टर 8 में पी ब्लॉक पढ़ रहे थे। पी ब्लॉक में हमने 17 ग्रुप को देखा है। अभी 8 में पी ब्लॉक, इसके पहले वाला 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 1 जो है, जिसमें हमने 15-16 ग्रुप को देखा था। अब लास्ट हमारा जो ग्रुप बचा है वो बचा है हमारा 18 ग्रुप दैट इज इसको 18 ग्रुप को के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है, ये लोग ये मतलब जनरली इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी नेचर, इनकी फिजिकल स्टेट, इनकी रिएक्टिविटी को देखते ही हुए इनका नाम रखा गया है। इनका नाम क्या रखा गया है? लेस रिएक्टिव होने के कारण इनको नोबल या फिर आप इनर्ट, ठीक है, लेस रिएक्टिव होने के कारण इनको नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस बोल सकते हैं। ठीक है, इसको डिस्कवर किया था 1748 में लगभग हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, इनको लगभग क्या हुआ था, 100 ईयर्स लग गए थे, मतलब नोबल गैसेस के बारे में डिस्कवरी में। मतलब 100 ईयर्स तक ये मतलब डिस्कवरी करते रहे थे इन एलिमेंट्स के बारे में। और भी साइंटिस्ट थे, सभी लोगों ने डबे थे, रमसे था, जॉनसन था, आपका जे थॉमसन जो है वो थे। तो इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने अलग अलग एलिमेंट की डिस्कवरी की थी। वैसे फेमस जो है वो हेनरी कैवेंडिश है। इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी, किसकी? नोबल गैसेस की, या आप बोल सकते हो 18 ग्रुप के एलिमेंट्स की। 18 ग्रुप के एलिमेंट्स में कौन कौन से? अच्छा, एक और चीज, ये लिटिल क्वांटिटी में भी पाए जाते हैं। लिटिल या माइन्यूट आप बोल सकते हो, माइन्यूट उसमें पाए जाते हैं, इसीलिए इनको रेयर भी बोला जाता है, रेयर गैसेस भी बोला जाता है। मतलब 18 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो या तो नोबल गैसेस के नाम से रहेंगे, इनर्ट गैसेस के नाम से रहेंगे, या रेयर गैसेस के नाम से रहेंगे। अच्छा, गैसेस बोल रहे हैं, इट मीन्स इनकी फिजिकल स्टेट क्या होगी? इनकी जो फिजिकल स्टेट रहेगी वो कैसी रहेगी? गैशियस। मतलब ये सारे जो रहते हैं किस फॉर्म में रहते हैं? गैस फॉर्म में रहते हैं। अब इनके एलिमेंट्स के नाम हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। रेडॉन जो है वो क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स जो है वो गैशियस स्टेट में रहेंगे। रेडॉन का ज्यादा एग्जैक्टली पता नहीं है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो जनरली ये हल्का मेटेलिक भी प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, तो ये जो रहता है रेडॉन, वो एक्सेप्ट रेडॉन आप बोल सकते हो, सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो लिटिल पायलट क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर में, कहाँ पे? हमारे एटमॉस्फेयर में, एटीएम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी पाई जाती है? आर्गोन की। ये हाई क्वांटिटी में, मतलब लगभग 0.9 समथिंग में, बाकी तो 0.00 ऐसे करके पाए जाते हैं, लेकिन ये 0.9 समथिंग हाई क्वांटिटी में ये आर्गोन हमारा सबसे ज्यादा मिलता है। इनके हमें एटॉमिक नंबर देख लें तो क्या है? इसका 2 है, इसका 10 है, आर्गोन का 18, 36, 54, 86। ठीक है, ये इनके एटॉमिक नंबर है। ये एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप में टोटल। हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। रेडॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिसमें बाकी सारे एलिमेंट्स जो है वो गैशियस स्टेट में रहेंगे। गैशियस स्टेट में होने के कारण और साथ में इसमें आर्गोन सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। ये एटमॉस्फेयर में सारे एलिमेंट्स हमें मिलते हैं, सारे एलिमेंट्स जो मिलते हैं हमें, लेकिन किस क्वांटिटी में? लिटिल या माइन्यूट क्वांटिटी में मिलते हैं, इसीलिए इनको रेयर गैसेस भी बोला जाता है। ठीक है, मतलब अकरेंस अगर आपसे कोई पूछे तो ये रहेगा।
फिर इसके बाद क्या हुआ, अकरेंस के बाद आती है इनकी पोजीशन। अच्छा, इनको सबसे लास्ट में ही रखा गया, ठीक है। लेस रिएक्टिव का भी मीनिंग अभी आपको समझ में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे मैं बताऊंगी आपको। पोजीशन का मतलब है किस पोजीशन, मतलब कि पीरियडिक टेबल जो था आपका, जो कि किसने डिस्कवर किया था, मेंडेलेव ने। तो इनकी पीरियडिक लेस रिएक्टिव होने के कारण, लिटिल क्वांटिटी में प्रेजेंट होने के कारण एटमॉस्फेयर में, इनको क्या हो रहा था, इनकी पोजीशन डिसाइड नहीं हो पा रही थी कि इनको पीरियडिक टेबल में कहाँ रखा जाए। तो काफी सारे मेंडलेव हुआ, रैमसे, वही जिन जिन साइंटिस्ट ने इनकी डिस्कवरी की थी, सभी ने इनको बोला कि इनको हम ऐसी जगह रखते हैं, मतलब इनको हमेशा जो इनकी जो पोजीशन रहेगी वो बिटवीन रहेगी, B/W मतलब बिटवीन रहेगी आपकी हैलोजन की, और साथ में मतलब बीच में जितने भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है, उनके बीच में इनकी क्या रहेगी, पोजीशन रहेगी। और जनरली होता यही है, जितने भी हैलोजेंस होते हैं, फिर हैलोजेंस के बीच में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, आपके नोबल गैसेस आ जाते हैं, ये सारे 18 ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं। एंड देन फिर अगर आप शुरू से देखते हो पीरियडिक टेबल में, तो वहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आपके क्या आ जाते हैं, हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबीडियम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, और हेलोजन के बीच में इनको रखा गया, ठीक है। ये भी एक मतलब बहुत बड़ा एजेंडा था इनकी पोजीशन को लेके। अब आते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या था, NH2Np6, ठीक है। अब आप समझ रहे हो ये इसका जो लेस रिएक्टिव होने का कारण है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका सबसे बड़ा कारण है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2Np6 मतलब कि इनकी शेल में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब ये कैसे हैं, हाईली स्टेबल हैं, मतलब इनको स्टेबिलिटी नहीं चाहिए होती है, ना ही ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ना ही ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो ये हाईली स्टेबल होने के कारण इनका ऑक्टेट हमेशा कैसा होता है, कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के कारण ये कैसे होते हैं, लेस रिएक्टिव होने के कारण इनको इनर्ट या नोबल गैसेस कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद अब आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी पे। ऑब्वियसली आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी कैसी रहेगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लेने की क्वालिटी या क्वांटिटी इसमें है ही नहीं, क्योंकि ये स्टेबल है। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हम लोग देखते हैं, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी डिक्रीज होती है इनकी, नीचे डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं इनकी फिजिकल स्टेट, तो मैंने बता ही दी आपको, ठीक है। और फिजिकल स्टेट में अगर इनका कलर वगैरह देखा जाए तो ये कैसे होते हैं, कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस, ठीक है, ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, कुछ कंपाउंड में भी एक कंपाउंड ऐसा है जीनॉन, ठीक है, ये क्या करता है, ये कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, और जनरली किसके साथ, हैलोजन के साथ। जैसे कि इसके एग्जांपल देते हैं हम, जैसे कि बहुत रेयर केसेस में, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज तो आप मान के चलो है ही नहीं इसकी, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर आप चाहो तो ये सब लिखोगे, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी आप ना के बराबर है, ना के बराबर भी है, लेकिन कुछ मिल जाती हैं। वो हम क्या होता है, जब हमें कंपाउंड्स उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो एनर्जी देकर ऑक्टेट से हम इलेक्ट्रॉन निकाल कर और देन फिर उनके क्या करते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में मोस्टली हमें ZeF2, XeF2, ठीक है, XeF4, XeF6 इस टाइप के कंपाउंड्स मिलते हैं। XeF2 जीनॉन फ्लोराइड, डाइफ्लोराइड भी बोल सकते हो आप, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड, ये कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। तो अगर ये कंपाउंड अगर हमें मिल रहे हैं, दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट इनका जो रहेगा वो कैसा रहेगा, +2 शो करेंगे, ये +4 शो करेंगे, और +6, +8 भी शो करते हैं। कंपाउंड उसका मिलता नहीं है मतलब जीनॉन के साथ, लेकिन +8 भी ये सम टाइम शो करते हैं। तो ये था एक ओवरव्यू किसका, 18 ग्रुप के एलिमेंट्स का। अब हम लोग देखते हैं जीनॉन फ्लोराइड जो है, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड या हेक्साफ्लोराइड है, इनके बारे में देखेंगे, प्लस इनके थोड़े से हम यूजेस भी देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं यूजेस गैसेस के, इन सारी गैसेस के यूजेस देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं हम
हीलियम के यूजेस, ठीक है। हीलियम कहाँ यूज किया जाता है? हीलियम क्या होती है? लाइट वेटेड होती है, ठीक है। लाइट इसका क्या होता है? वेट होता है, इसलिए इसको आपने देखा होगा बलून्स होते हैं बड़े बड़े, मतलब जो पैराशूट टाइप के या बलून्स जो होते हैं बड़े बड़े, उनमें हीलियम गैस का ज्यादातर यूज करने को मिलता है। आपने सुना भी होगा कि हीलियम के बलून है, लाइट वेट होने के कारण इनको बलून्स में यूज किया जाता है। ये नॉन इनफ्लेमेबल होती हैं, मतलब इनमें जल्दी से कैचिंग या कंबशन पावर नहीं होती, ठीक है। साथ में इनको अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ, मतलब अस्थमा की जो पेशेंट्स आएंगे ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिला के दिया जाता है, अस्थमिक जितने भी पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो डीप सी ड्राइवर होते हैं, पहले भी मैं इस चीज को कर चुकी हूँ डिस्कस कि नाइट्रोजन गैस हम लोग जनरली पहले नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता था, जो कि क्या होती थी हमारे लिए हार्मफुल थी। तो इसीलिए अब क्या किया जाने लगा कि डीप सी जितने भी डाइवर्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिला के, मतलब जो सिलेंडर्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन की जगह हीलियम गैस को यूज किया जाता है। फिर इसके बाद और अगर हम इसका यूज देखें हीलियम गैस का, तो काफी जगह वेल्डिंग वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये इसके यूजेस हो गए हीलियम गैस के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हीलियम के बाद आता है अपना क्रिप्टॉन, हीलियम नियॉन, सॉरी नियॉन का नियॉन तो नाम आपने सुना ही होगा। नियॉन भी आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, नियॉन लाइट के नाम से सुना होगा या बीकन लाइट के नाम से सुना होगा। बीकन लाइट जो होती हैं जनरली कहाँ लगाई जाती हैं? जितनी भी वीआईपी गाड़ियां होती हैं, एम्बुलेंस होती है, उसके ऊपर रेड कलर की आपने देखी होगी जो जलती रहती है, तो वो बीकन लाइट में भी इसका यूज किया जाता है, उनको बीकन लाइट बोला जाता है। वो जनरली क्या होती हैं, दूर से ही अगर देखा जाए तो रिफ्लेक्ट होती हैं, चमकने लगती हैं। नियॉन का मतलब ही होता है मतलब ब्राइटनेस शो करना। अच्छा, नियॉन के साथ अगर हम, नियॉन गैस है, ठीक है, उसके साथ हम अदर गैसेस अगर मिला देते हैं, तो वैसे तो जितनी भी नॉर्मल गैसेस हैं वो कलरलेस हैं, लेकिन नियॉन गैस एक ऐसी गैस है जिसके साथ अदर गैसेस को अगर हम मिला देते हैं तो डिफरेंट कलर्स शो करती है। ग्रीन करेगी, ब्लू करेगी, इस तरीके से रेड करेगी, इस तरीके से ये कलर्स शो करती है, मतलब ये कलरिंग इफेक्ट देती है नियॉन गैस। तो इसीलिए इसको कहाँ यूज किया जाता है? एडवर्टाइजमेंट पर्पज से, ठीक है। मतलब जितने भी एडवर्टाइजमेंट पर्पज हो गए या डेकोरेशंस हो गए, आपने देखी होंगी एलईडी लाइट्स होती हैं, कलरफुल लाइट्स आजकल आ गई, उन सब में क्या होता है? नियॉन गैस का यूज किया जाता है। इसके बाद आते हैं आर्गॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन। ये जनरली तीनों हैं, इनका ज्यादा कहीं यूज नहीं होता। वेल्डिंग आप बोलते हो, वेल्डिंग में यूज करते हैं, प्लस कुछ ट्यूबलाइट्स में आप बोल सकते हो, ट्यूबलाइट्स में भी इसका यूज किया जाता है, बल्ब में यूज किया जाता है, कहीं कहीं पे अलग अलग जगह अलग अलग गैस का यूज किया जाता है। एक और चीज, इसका जो यूज है नियॉन गैस का, डिस्चार्ज ट्यूब में इसका ज्यादा यूज करते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब आपको पता होगी, जिसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट ना हो, दैट इज नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब। फिर इसके बाद आते हैं फोर्थ, रेडॉन। रेडॉन जनरली कहाँ होता है? रेडियो एक्टिव है, तो रेडियो एक्टिव मतलब समझ जाओ आप कैंसर ट्रीटमेंट में, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है कैंसर ट्रीटमेंट में रेडॉन का यूज किया जाता है, रेडॉन गैस का। साथ में एक्सरे वगैरह करने में भी होता है, एक्सरे, फोटोग्राफी या फोटोग्राफी जितनी भी होती है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो ये सारी मतलब गैसेस के क्या है? यूजेस हैं। मतलब आपको जनरली हीलियम का मोस्टली पूछा जा सकता है अगर आता है तो, या रेडॉन का, या पांचों का भी मतलब पूछा जा सकता है, 6 उसका पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव वाइज में जनरली पूछा जाता है गैसेस का यूज, नॉर्मल गैसेस का। तो ये गैसेस के यूजेस थे कुछ। अब हम लोग देखते हैं, हमने जो कंपाउंड पढ़े, ऑक्सीडेशन मतलब ये तो कंपाउंड फॉर्म करते नहीं है, लेकिन रेयर केसेस में जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ZeF2, सॉरी XeF2, XeF4, XeF6, उनके बारे में देखते हैं, वो जरूर पूछे जा सकते हैं, तो वो देखते हैं उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह कैसे वो फॉर्म करते हैं। तो आइए देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं इनके कंपाउंड्स किसके? जीनॉन के, जीनॉन फ्लोराइड के कंपाउंड्स, ठीक है। कौन कौन से हैं एक एक करके देखेंगे, 1 बाय 1 टेबल से। अगर आप याद रख सकें तो टेबल से मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले देखते हैं जीनॉन डाइफ्लोराइड या जीनॉन फ्लोराइड, आप इसको बोल सकते हो।
ये कैसे बनता है, जब जीनॉन की रिएक्शन फ्लोराइड F2 से कराई जाती है हाई प्रेशर पर, ठीक है, और हाई प्रेशर पर प्लस Hg जो रहेगी वेपर स्टेट में रहेगी, मतलब मरकरी जो रहेगी आपकी, मरकरी की प्रेजेंस में अगर आप कराएंगे मरकरी वेपर स्टेट में रहेगा तो जीनॉन F2 कंपाउंड ये फॉर्म करता है। ये जो होता है फिजिकली अगर देखा जाए, पंजियंट इसकी क्या होती है, स्मेल होती है, ठीक है, कलरलेस होता है ये कंपाउंड, कलरलेस रहेगा और टेस्टलेस रहेगा, ठीक है। ये इसकी क्या है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस तरीके से जीनॉन फ्लोराइड बनता है। अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी लिखने को आ जाए ये कंपाउंड की, तो क्या करोगे आप, जीनॉन फ्लोराइड की रिएक्शन वाटर से करा दो, सिंपल, ठीक है। कोई अदर एलिमेंट लेने की या कंपाउंड लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीधे सीधे आप क्या ले लो, या मेटल नॉन मेटल जो हम लोग लेते आ रहे थे वो लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक वाटर से रिएक्शन करा दो, जीनॉन रहेगा, जीनॉन गैस निकलेगी प्लस हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन गैस, HF मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन, मतलब ये इसकी क्या हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, और ये हो गई इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। एक मतलब ज्यादा नहीं है, इसके बारे में ज्यादा पूछा नहीं जाता है। कंपाउंड्स लिखने को आ सकते हैं कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जीनॉन कंपाउंड्स। तो जीनॉन के 3 कंपाउंड है, कौन कौन से, XeF2, XeF4 और XeF6। उसके बारे में आप टेबल के थ्रू ही अगर बना के लिख दोगे तो बेस्ट रहेगा, एक फिजिकल प्रॉपर्टी एक केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, मेन है इनका क्या, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर इनका रहता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। कैसा होगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये क्या है, इसकी ज्योमेट्री, इसको बोला जाता है क्या, ज्योमेट्री, मतलब ये इसकी ज्योमेट्री रहेगी कि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में ये रहता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर ये ऐसा होता है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। जीनॉन सेंटर में एक फ्लोराइड यहां से, एक फ्लोराइड यहां से, ये है आपके क्या, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर कहां से आए, ये इस तरीके से ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल का मतलब ट्राइंगल शेप का रहेगा, बाय पिरामिडल मतलब बीच से पिरामिड्स टाइप का, मतलब इस तरीके से ये कट्स रहेंगे, बीच में ये फ्लोराइड जो है इस तरीके से अटैच रहेगा। ये हो गया आपका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। यहाँ पे जो एंगल बनता है 180 डिग्री का बनता है, मतलब जीनॉन और फ्लोराइड मतलब 180 डिग्री में कनेक्ट रहता है। अब ये होगा कैसे, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इसमें जो पाया जाता है वो पाया जाता है sp3d टाइप, ठीक है। ये भी लिखना है आपको, जो मैं बता रही हूँ जो एक कंपाउंड के बारे में, उसमें ये सारी चीजें सारी डिटेल आप शो करेंगे और इसको वर्ड में जरूर लिखेंगे, मतलब जो लिखा हुआ है कि जीनॉन रिएक्ट विथ फ्लोरीन एट हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ मरकरी वेपर, ये पूरा आप जो है वर्डिंग में पैराग्राफ वाइज जरूर लिखेंगे, आता है अगर लिखने को। तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें कौन सा पाया जाएगा, sp3d टाइप वाला। कैसे अब sp3d टाइप, अब इसका हमें कंपाउंड देखना होगा, तो हम कंपाउंड कैसे बनाएंगे, यहाँ देख लेते हैं आगे, यही बता देती हूँ मैं आपको। जैसे कि जीनॉन है, जीनॉन का नंबर कितना है 54, ठीक है। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका 3s जो रहेगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, p आएगा, 3 नहीं सॉरी 5s है, 5s 5p और 5d, ये इसमें शेल्स आएंगी, ठीक है। इसमें हम इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। ये कौन सी हो गई, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। कौन सी स्टेट कहलाई है, ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, हमें कंपाउंड बनाना है, एनर्जी हम बाहर से देंगे, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 5s से तो नहीं निकलेगा ना, अब निकलेगा कहां से, लास्ट वाली शेल से, लास्ट वाली शेल से निकलकर d ऑर्बिटल में आ जाएगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड होके कहाँ जाएगा, यहाँ। तो हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2,
2 हो गए तो मतलब ये कैसा हुआ, +2 इसने इलेक्ट्रॉन्स निकाले, तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी हो गई, +2। और 2 ही इसके साथ क्या लगे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो कितने फ्लोरीन लगे हैं, 2 ही लगे हुए हैं, तो फ्लोरीन कंपाउंड इसलिए कैसा हुआ ये, इसलिए ये XeF2 कहलाया। ठीक है, XeF2 इसलिए इसको नाम पड़ा। ठीक है, और साथ में 1 2 3 यहाँ पे अपन के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं अंदर वाली शेल में, 1 2 3, तो 3 ये क्या बता दी हमने, लोन पेयर। दिस इज नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डायग्राम और स्ट्रक्चर प्लस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब डायग्राम के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा पाया जाएगा वो आपको बताते हुए इसको पूरा कंपाउंड को इस तरीके से एलोबरेट करना है। तो ये था हमारा XeF2। अब हम देखते हैं XeF4। Xe लेंगे हम, उसकी रिएक्शन फ्लोरीन से कराएंगे, यहाँ पे 4 चाहिए हमें, F2 यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए। ये कैसे बनेगा, ये 400 डिग्री सेल्सियस पे बनेगा। ठीक है, और ATM कितना रहेगा, इसमें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखेंगे 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज अगर देखें या फिजिकल प्रॉपर्टी में ये भी कलरलेस होता है। ठीक है, साथ में ये ट्रांसपेरेंट सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है। ठीक है, नॉर्मल सॉलिड होता है, और ये ट्रांसपेरेंट सॉलिड होता है। बाकी कलरलेस होता है, और स्मेल अगर देखें तो ये ऑर्डरलेस होता है। ठीक है, ऑर्डरलेस होता है। ये इसकी क्या हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में अगर लिखने को आएगा सेम लिख सकते हो, हाइड्रोजन के साथ या H2O के साथ आप रिएक्शन करा सकते हो। मेन है इसका क्या, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, इसकी जो ज्योमेट्री है, स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज आती है क्या, ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री इसकी जो होती है स्क्वायर प्लेनर होती है। ठीक है, और स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर होता है, मतलब स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री एक ही कहा जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर में हम बना के देखते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका इस टाइप से होता है, स्क्वायर प्लेनर, मतलब इसमें 4 फ्लोरीन लगे होंगे हर एक कॉर्नर पे, यहाँ पे भी फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, बीच में आपका ज़ीनॉन, इस तरीके से। अब इसका हम देख, इसमें लोन पेयर होता है, लोन पेयर इधर साइड में हम बताएंगे, इसमें 2 लोन पेयर होते हैं। कैसे बताएंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। हाइब्रिडाइजेशन इसमें कौन सा पाया जाएगा वो भी लिखना है आपको, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, ज़ीनॉन का वही आप क्या करोगे, ग्राउंड स्टेट लिख के दिखाओगे। सभी में, तीनों कंपाउंड्स में सारा लिखना है। ग्राउंड स्टेट, p में आपके सेम इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एंड d ऑर्बिटल आपका वैकेंट। ठीक है, ये d ऑर्बिटल। एक्साइटेड स्टेट में क्या लिखोगे, एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके निकला था, हमने निकाला था। अब यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, पेयरिंग, यहाँ सिंगल 1, ये बचा सिंगल 1, यहाँ पे एक आ गया, 1 यहाँ आ गया। कितने हो गए, 1 यहाँ से निकला, 1 यहाँ आया। ठीक है, और 1 यहाँ से निकल के यहाँ आ गया। कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4, प्लस कितने हो गए 4, मतलब ये पॉजिटिव 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और इसके साथ कितने कंपाउंड जुड़ेंगे, मतलब सॉरी एलिमेंट जुड़ेंगे, 4 एलिमेंट जुड़ेंगे। और लोन पेयर देखा जाए तो 1 2, एक ये पेयर में है, एक ये पेयर में है, तो ये हमारे 2 लोन पेयर हो गए। इनके बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। ये इस तरीके से आप ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड के बारे में इस तरीके से बताओगे। फिर आते हैं हम ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड। ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड अगर हमें बनाना है तो हम क्या करें, फ्लोराइड हम कितने ले लें, 3 फ्लोराइड प्लस 2, इस तरीके से आप देख सकते हो बैलेंस करके। टेम्परेचर आप लोगे 300 डिग्री सेल्सियस, और 60 इसका क्या रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बनेगा ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड। कंपाउंड आपको वैसे ही लेना है, बस बैलेंसिंग नंबर फ्लोरीन के बढ़ाते जाने हैं। और ये याद रखना है कि कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है और कितने टेम्परेचर पे। अब ये भी कैसी होती है, ये भी कंपाउंड जो रहता है कलरलेस होता है। ठीक है, ये क्रिस्टल सॉलिड बनाता है, इसका जो मतलब बनता है कंपाउंड वो कैसा होता है, क्रिस्टल सॉलिड होता है, ऑर्डर लेस, सेम वैसे ही रहेगा। ज्योमेट्री देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सेम। ज्योमेट्री इसकी जो रहती है वो रहती है पेंटागोनल
बाय pyramidal। ठीक है, स्पेलिंग अगर एक इधर आगे पीछे हो जाए तो आप देख लीजिएगा। अब स्ट्रक्चर पे आते हैं, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका, पेंटागोनल है, मतलब कितने हो रहे हैं 5। ठीक है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, देखते हैं कैसे बनेगा। पेंटागोनल ज़ीनॉन F6 है, इस तरीके से बनेगा इसका कुछ स्ट्रक्चर। फाइव साइड्स रहेंगी इसकी, 1, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और एक फ्लोरीन ये। ठीक है, फ्लोरीन, बीच में आपका क्या रहेगा ज़ीनॉन। इस तरीके से ये कनेक्ट रहेंगे। ये कहलाएगा आपका पेंटागोनल बायपिरामिडल। बायपिरामिडल भी मैं बता रही हूँ, लोन पेयर बताना है तो लोन पेयर यहाँ पे आप एक ही लोन पेयर आएगा इसमें, तो इस तरीके से आप पिरामिड के शेप का रहेगा ये, और एक लोन पेयर इसमें आएगा। कैसे बनेंगे भाई, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहेगा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3d3। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन 11th का टॉपिक है, देख लीजिएगा आप। मैंने इसके ऊपर अभी वीडियो नहीं बनाई, पर मैं बहुत जल्द इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे 12th के बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं है, तो उनको ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, ग्राउंड स्टेट क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। वैसे तो मैंने नोबल गैसेस जब स्टार्ट किया था, यानी ये चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें समझा दिया था, फिर भी बेसिकली मैं इसका एक अलग से लेक्चर लेके आऊंगी, तो वो आप जरूर देखिएगा। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3d3 इसमें आएगा। ग्राउंड स्टेट आप एज इट इज लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, बाकी के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर, 6 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट वाली शेल में। d ऑर्बिटल हमारा वैकेंट, ये d है, ये आपका p है, 5p, ये 5s 5p। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हमारे एक्साइटेड स्टेट पे। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाएंगे, 3। अभी तक हमारे कितने हुए थे, 1 हुआ था, लेकिन बन रहे थे 2, पॉजिटिव 2 दे रहा था, यहाँ पे 2 हुए तो 4 बना, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3, मतलब p में पूरे कितने हो जाएंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यहाँ पे d में कितने आ जाएंगे, सिंगल 1 यहाँ, 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 तो 1 2 3 4 5 6, मतलब ये कैसा हो गया, पॉजिटिव 6 ये शो करेगा। एक फ्लोरीन यहाँ पे भी लगेगा, 1 2 3 4 5 6, कितने फ्लोरीन जुड़ गए, 5। लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर पेंटागोनल रहेगा, लेकिन फ्लोराइड कितने जुड़ेंगे, 5। ये कैसा हो गया, पॉजिटिव 6 ऑक्सीडेशन दिया, पॉजिटिव 6 ऑक्सीडेशन के बेसिस पे इसने ज़ीनॉन ने फ्लोरीन से 6 क्या ले लिए, 6 फ्लोरीन ले लिए, 6 फ्लोरीन से अटैच हो गए, इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, और ये इसने कंपाउंड कैसा बनाया, हेक्साफ्लोराइड, मतलब ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड। और लोन पेयर कितना बचा, सिंगल 1। तो लोन पेयर की पोजीशन आप कहीं पे भी शो कर सकते हो, ये हमारा सिंगल 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा। तो ये हमारे थे ज़ीनॉन फ्लोराइड के, मतलब हेलोजन के, सॉरी नोबल गैसेस का कंपाउंड। नोबल गैसेस मोस्टली रिएक्ट ही नहीं करते हैं एटमॉस्फेयर में, ये तो हमें कंपाउंड्स अगर बनाने होते हैं या इनकी रिक्वायरमेंट आती है तब ये कंपाउंड्स हम लोग बनाते हैं, वो भी एनर्जी देकर, किसको, एलिमेंट्स को, और एक्साइटेड कर ये कंपाउंड्स बनते हैं। ज़ीनॉन फ्लोराइड की जनरली कंपाउंड पूछे भी जाते हैं, तो इसको आप टेबल के थ्रू याद कर लीजिएगा, और अगर आता है तो इसी वे में अगर आप लिख दोगे तो बेस्ट रहेगा। स्ट्रक्चर जरूर याद रखिएगा, और ये जरूर बताना है आपको हाइब्रिडाइजेशन, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। इस चैप्टर में अभी तक मैंने 2 वीडियो डाल चुकी हूँ, ये हमारी 3rd वीडियो रहेगी, 3rd लेक्चर रहेगा। इसमें आपको अभी तक के लेक्चर में जो भी समझ में नहीं आया है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। वीडियो को पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि मेरा मोटिवेशन, मेरा मोरल डाउन ना हो, और इसको सब फॉरवर्ड करें और शेयर भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू।